नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। राहुल ने मोदी सरकार को घेरा, बोले आरबीआई की बैंक चोरों की लिस्ट में बीजेपी के मित्र। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने सरकार पर बड़े बैंक डिफॉल्टरों के नाम को छिपाने का आरोप लगाया है। संसद में अपने पूछे गए प्रश्न का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सहित भाजपा के मित्रों के नाम बैंक चोरों के लिस्ट में डाल दिए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, संसद में मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था, मुझे देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम बताइए। वित्त मंत्री ने जवाब देने से मना कर दिया। अब आरबीआई ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सहित भाजपा के मित्रों के नाम बैंक चोरों की लिस्ट में डाले हैं, इसीलिए संसद में इस सच को छुपाया गया। बता दें कि मार्च में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में बैंकिंग फ्रॉड का मामला उठाया था। उन्होंने सरकार से देश के 50 बड़े डिफॉल्टर की जानकारी मांगी थी। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सवाल किया था, मैंने सरकार से बड़ा ही आसान सवाल किया कि देश के 50 डिफॉल्टर कौन हैं? मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया। पीएम मोदी कहते हैं कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान के बैंकों से चोरी की है उनको मैं पकड़कर वापस लाऊंगा, तो मैंने सरकार से उनके नाम पूछे, मुझे जवाब नहीं मिला। इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है, इसकी जानकारी दी गई है। सीआईसी की वेबसाइट पर सारे विलफुल डिफॉल्टर का नाम दिया जाता है, 25 लाख से जो भी होता है उसकी जानकारी दी जाती है। अनुराग ठाकुर के इस जवाब पर संसद में खूब हंगामा हुआ था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुस्लिम विक्रेताओं से सब्जी ना खरीदो कहने वाले विधायक को बीजेपी ने लगाई लताड़। नड्डा बोले ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं। जी हां दोस्तों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की बरहज विधानसभा सीट के बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी को पार्टी ने कड़ी फटकार लगाई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ऐसे बयान को पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। सुरेश तिवारी का बयान वायरल होने के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस तरह के बयान के लिए उत्तर प्रदेश भाजपा को तुरंत कार्रवाई करने को कहा। इसके बाद यूपी बीजेपी ने विधायक सुरेश तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके साथ साथ जेपी नड्डा ने सभी बीजेपी नेताओं को इस तरह की टिप्पणी से मना किया है। बता दें कि बयान को लेकर बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने कोरोना वायरस के चलते किए गए लॉकडाउन के दौरान न सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से एक वीडियो में मुस्लिम सब्जी विक्रेताओं से खरीदने के खिलाफ चेताया, बल्कि आलोचना होने पर भी अपने बयान का बचाव करते हुए पूछा, इस पर बवाल क्यों बना रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया केंद्र सरकार को नोटिस, सीएए को लेकर हुई गिरफ्तारियों पर ये पूछा। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा है कि वह नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हुए दंगों के आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि अदालत पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे कि वे कोरोना वायरस की रोकथाम के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के बीच दिल्ली में इस साल सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुए दंगों की जांच के बहाने मामले से जुड़े लोगों को गिरफ्तार ना करे और उन्हें जेल ना भेजे। जमीयत उलमा ए हिंद की दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अदालत ने कहा कि याचिका में नामित अब तक गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्ति कानून के अनुसार उचित उपाय करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालयों के समक्ष नियमित जमानत मांगना भी शामिल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, लालू यादव को पैरोल पर रिहा करने की मांग बढ़ी। बेटे तेजस्वी यादव ने कोविड-19 खतरे को लेकर जताई चिंता। जी हां दोस्तों, कोरोना के जारी कहर के बीच रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को अब पैरोल पर रिहा किए जाने को लेकर दबाव बढ़ाया जाने लगा है। राजद ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लालू प्रसाद यादव को पैरोल पर जेल से रिहा करने की मांग की है। राजद का कहना है कि लालू प्रसाद यादव के जीवन को संकट में डालने का यह जानबूझकर किया गया प्रयास है। उनके पहले की स्थिति को देखते हुए उनके स्वास्थ्य को खतरा है, कम से कम सरकार उन्हें पैरोल पर रिहा कर सकती थी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व लालू के छोटे लाल तेजस्वी यादव ने अपने पिता को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिताजी आदरणीय लालू प्रसाद जी का इलाज कर रहे डॉक्टरों का कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने और उन्हें क्वारंटाइन करने संबंधित खबरों के बारे में जानना वास्तव में तनावपूर्ण और चिंताजनक है। तेजस्वी ने कहा है कि मैं अपने 16 करोड़
झारखंड और बिहार वासियों की चिंताओं में खुद को सम्मिलित करते हुए इस तथ्य को सोचकर चिंतित हूं कि वो 72 वर्ष की उम्र में किडनी, हार्ट, शुगर जैसी अनेक क्रॉनिक बीमारियों से जूझते हुए कोरोना जैसी संक्रमित महामारी के लिए सबसे अधिक असुरक्षित हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी के दौर में मेरे पिता लालू प्रसाद को अत्यधिक सुरक्षा और सावधानी चाहिए। तेजस्वी ने कहा है कि जिस किसी के पास परिवार होता है वही ऐसे दर्द और तनाव को समझ सकता है जिससे हम गुजर रहे हैं। वहीं राजद ने भी ट्विटर कर लालू प्रसाद यादव को पैरोल पर रिहा करने की मांग की है। उसने कहा है कि यह समझ नहीं आता कि किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए अधिकारियों को क्यों रोका जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अपने विधायक के बयान को बीजेपी ने बताया विभाजनकारी। सपा बोली देशद्रोह का केस हो। जी हां दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन के बीच यूपी के बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी के बयान पर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। मुसलमानों से सब्जी न खरीदने की बात कहने वाले विधायक जहां ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, तो वहीं उनकी अपनी पार्टी बीजेपी ने भी बयान को गलत ठहराया है। जबकि विपक्ष दल समाजवादी पार्टी ने तो सुरेश तिवारी के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की है। देवरिया जिले की बरहज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वो अपने आसपास मौजूद लोगों से ये कह रहे हैं कि मुसलमानों से सब्जी ना खरीदें। इस वीडियो के सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी ने विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि बीजेपी विधायक ऐसे समय में भी समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भदौरिया ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और उन्हें जेल भेज देना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक के आबकारी विभाग का खजाना खाली। मंत्री बोले सैलरी के लिए भी पैसे नहीं। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन ने आर्थिक चुनौतियां बढ़ा दी हैं। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, कारोबार ठप हो रहे हैं। आम लोग के साथ ही सरकारें भी पैसों की किल्लत से जूझने लगी है। कर्नाटक के आबकारी विभाग में तो हालात ये हो गए हैं कि सैलरी देने तक का फंड नहीं बचा है। इस बात राज्य के आबकारी मंत्री एच नागेश काफी चिंतित हैं। उन्होंने कहा है कि विभाग के हालात काफी नाजुक हैं और सैलरी व दूसरे खर्चे उठाने तक के लिए पैसा नहीं बचा है। दरअसल 25 मार्च से जारी देश में लॉकडाउन के चलते कर्नाटक में भी शराब की बिक्री बंद है। साथ ही सभी बार और पब भी बंद हैं। शराब की बिक्री बंद होने के कारण कर्नाटक सरकार को हर महीने 1800 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आबकारी मंत्री नागेश ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को भी इस संबंध में जानकारी दी है। आबकारी मंत्री ने बताया, मैंने मुख्यमंत्री से कहा है कि 3 मई के बाद हमें थोड़ी छूट देनी चाहिए। सीएम ने मुझसे कहा है कि हालात देखेंगे और फिर कोई फैसला लिया जाएगा। सीएम ने भी दुकानें खोलने में रुचि दिखाई है क्योंकि हमें सैलरी देने और दूसरे खर्चों के लिए पैसों की जरूरत है। हमारा खजाना खाली हो गया है। मुझे यकीन है कि राहत दी जाएगी। यानी कोरोना वायरस से जहां जान का नुकसान हो रहा है, वहीं माल की भी कमी हो रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 3 मई के बाद भी स्कूल, मॉल, सार्वजनिक परिवहन रह सकते हैं बंद। सीएम की बैठक के बाद मिले संकेत। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 3 मई तक लागू लॉकडाउन के बाद भी शिक्षण संस्थान, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और सार्वजनिक परिवहन के बंद रहने की संभावना है। इसका संकेत सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की 3 घंटे तक चली बैठक में भी मिला। एक अधिकारी ने बताया कि ग्रीन जोन के जिलों में सीमित संख्या में निजी वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन रेलगाड़ियों और हवाई सेवाओं की बहाली की हाल फिलहाल कोई संभावना नहीं है। उन्होंने बताया कि इस बात की संभावना है कि मई के मध्य में कुछ स्थानों के लिए सीमित आधार पर रेल और हवाई सेवा शुरू की जा सकती है, लेकिन यह कोविड-19 के हालात पर निर्भर करेगा। अधिकारी ने बताया कि स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और सार्वजनिक परिवहन पर रोक आगे भी जारी रहने की संभावना है। 3 मई के बाद भी सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रम में लोगों के इकट्ठे होने पर रोक जारी रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन से इकोनॉमी को होगा 10 लाख करोड़ का नुकसान, हर व्यक्ति को औसतन 7,000 रुपए की चोट। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन से भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने यह अनुमान लगाया है। क्रिसिल ने भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान में भी काफी कटौती कर दी है। क्रिसिल ने ग्रोथ अनुमान घटाया। क्रिसिल ने भारत की वित्त वर्ष 2020-21 की आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को करीब आधा कम करते हुए 1.8% कर दिया। एजेंसी ने कहा है कि कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को कुल मिलाकर 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है।
प्रति व्यक्ति के हिसाब से औसतन यह नुकसान करीब 7,000 रुपए तक होगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार क्रिसिल ने कहा है कि सरकारी सहयोग में जबरदस्त वृद्धि होनी चाहिए। एजेंसी ने इससे पहले चालू वित्त वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में 6% वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया था, जिसे मार्च अंत में घटाकर 3.5% और अब 1.8% पर ला दिया गया है। गौरतलब है कि लगभग सभी रेटिंग एजेंसियों ने कोरोना की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रोथ अनुमान में भारी कटौती की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा था कि साल 2020 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में ग्रोथ की दर 1.9% के करीब रह सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सफोर्ड से जुड़ी भारतीय कंपनी का कहना, कोरोना वायरस की वैक्सीन सितंबर तक आने की संभावना, जाने कितनी हो सकती है कीमत। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता ने एनडीटीवी को बताया कि मार्केट में जल्द से जल्द कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन सितंबर के आखिर तक उपलब्ध हो सकती है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कीमत लगभग 1,000 रुपए होगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख अदर पूनावाला ने एनडीटीवी से कहा, हमने मई के अंत तक मैन्युफैक्चरिंग पर काम शुरू कर दिया है और अगर सितंबर या अक्टूबर तक ट्रायल खत्म हो जाता है तो हमारे पास एक उत्पाद होगा जो हम भारत और दुनिया को दे सकते हैं। भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट यूके और अमेरिका में वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि वैश्विक महामारी के लिए एक वैक्सीन का निर्माण किया जा सके। कोविड-19 की वजह से 30 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए और 2,11,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ज्यादातर वैज्ञानिकों ने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन मार्केट में आने की संभावना 2 साल या कम से कम 18 महीने लग जाएंगे। न्यूनतम समय सीमा के बारे में पूछे जाने पर अदर पूनावाला ने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के साथ जुड़ने से पहले वे भी महामारी को लेकर लंबे अंतराल की संभावना रख रहे थे। उन्होंने एनडीटीवी से कहा, हमने खुद कहा था कि कोडेंजिक्स और अन्य अमेरिकी साझेदारों के साथ वैक्सीन का प्रोडक्शन 2021 तक होगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह यह था कि लगभग एक सप्ताह पहले ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ जुड़ने के बाद हमने बहुत प्रगति की है और वैक्सीन की प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए इंसानों में प्रवेश कर लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से जंग में जमातियों के साथ दर्जन भर तबलीगी के लोगों ने किया प्लाज्मा दान, 300 हैं देने को तैयार। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस कहर के बीच तबलीगी जमात अब भी सुर्खियों में बना हुआ है। तबलीगी जमात से जुड़े 300 से ज्यादा मरीजों ने ठीक होने के बाद प्लाज्मा दान करने की इच्छा जताई है। वहीं रविवार और सोमवार को 12 जमातियों ने अपना प्लाज्मा भी दान किया। दरअसल कोरोना के ज्यादातर मामलों के लिए जिम्मेवार माने जाने वाले तबलीगी जमात की काफी आलोचना हुई थी, मगर अब जिस तरह से कोरोना के खिलाफ जंग में आगे बढ़कर आए हैं वह सराहनीय है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपील की थी कि कोरोना से ठीक हो चुके मरीज अपना प्लाज्मा दान करें। इसके बाद सुल्तानपुरी सेंटर में कोरोना से ठीक हो चुके जमात के 4 सदस्यों ने अपना प्लाज्मा दान किया। वहीं कई अन्य केंद्रों पर भी जमातियों ने प्लाज्मा दिया है। सूत्रों की माने तो ठीक हो चुके 300 से ज्यादा तबलीगी जमात के सदस्यों ने प्लाज्मा देने के लिए दिल्ली सरकार के सहमति फॉर्म पर दस्तखत किए हैं। नरेला सेंटर में 190, सुल्तानपुरी सेंटर में 51 और मंगोलपुरी सेंटर में 42 तबलीगी अपना प्लाज्मा दान करेंगे। दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज कर रहा है। तबलीगी जमात प्रमुख मौलाना साद ने भी ठीक हो चुके तबलीगी जमात के लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा, कोटा से छात्रों को वापस बिहार लाने की व्यवस्था कैसे होगी। अब 5 मई को होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, कोटा व अन्य राज्यों में लॉकडाउन में फंसे बिहार के छात्रों की घर वापसी के मामले पर सुनवाई 5 मई तक टल गई है। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अधिवक्ता अजय कुमार ठाकुर व अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 1 सप्ताह की मोहलत दी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों से इस मुद्दे पर जवाब तलब किया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को वहां फंसे छात्रों को सभी संभव मदद करने को कहा। केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में बाहर से आए मजदूरों की वापसी से संबंधित मामला सुनवाई के लिए लंबित है, इसलिए केंद्र सरकार ने इस मामले पर जवाब देने के लिए पटना हाईकोर्ट से 1 सप्ताह की मोहलत मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने की मांग, कहा कोरोना ड्यूटी में लगे हर तरह के स्टाफ को तत्काल पीपीई किट दी जाए और नियमित हो जांच। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए देश को 3 मई तक के लिए लॉकडाउन किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मांग की है कि कोरोना के खिलाफ ड्यूटी में लगे स्टाफ को पीपीई किट मुहैया करवाई जाए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, कोरोना ड्यूटी में लगे उन हर तरह के स्टाफ को तत्काल पीपीई दी जाए जिनका लोगों से ज्यादा संपर्क होता है, जैसे सभी स्वास्थ्य कर्मी,
पुलिस, आपूर्ति सेवा में लगे ड्राइवर और राशन डीलर, इनकी नियमित जांच भी होनी चाहिए। इससे पहले अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोलकर कहा था कि चीन से आयातित रैपिड टेस्ट किट को बिना गुणवत्ता की जांच किए प्रयोग में लाना जनता के साथ धोखा है। अब टेस्ट स्थगित करने वाली ICMR को इस विषय पर पहले ही चेतावनी देनी चाहिए थी। इतनी बड़ी लापरवाही पर सरकार तुरंत स्पष्टीकरण देकर बताए कि पहले जो जांच हुई है उनके परिणाम कितने सटीक थे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।